जो वेलकम टू सेफ हैंड। अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन तक फिनिश कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बाद जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शंस ए न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म्स अनदर न्यूक्लिक एसिड। जहाँ तक हमने बात किया था, है ना, रेप्लिकेशन में और रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में दोनों जगह पे क्या हुआ था कि एक न्यूक्लिक एसिड था, है ना, उससे दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनने की प्रोसेस है दोनों। हेंस दिस प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लीमेंटरिटी। इसीलिए ये दोनों प्रोसेस जो है उसको इस बेसिस पे, है ना, समझना या देखना कि आसान हो जाएगा कि ये जो काम हो रहा है ना वो कम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पे हो रहा है कि प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन से ज्वाइन करेगा और पायरिमिडीन जो है वो प्यूरिन से ज्वाइन करेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशंस रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसिस पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन का तो उसमें जो है डीएनए के सीक्वेंसेस से एमिनो एसिड के डीएनए के सीक्वेंसेस से एमिनो एसिड का सीक्वेंसेस हमें बनाना होगा। वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री के बेस पेयरिंग के अनुसार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, neither does any complementary exist between nucleotide and amino acid, nor could be any ड्रॉन थियोरेटिकली। ना ही मतलब ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है ना, एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ठीक, और ना ही ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ना ही ये चीज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि मैं कोई उसमें ये ऐड करूं। थ्योरेटिकली भी ना इसे बनाया जा सकता है। न्यूक्लियोटाइड एंड एमिनो एसिड के बीच में कोई भी कंप्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस। यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस है दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंजेस इन न्यूक्लिक एसिड वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन एमिनो एसिड इन प्रोटीन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे पास एविडेंसेस प्रेजेंट हैं कि जब न्यूक्लिक एसिड के पैटर्न में चेंजेस आया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे उससे क्या हुआ एमिनो एसिड या प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में भी क्या हुआ, चेंजेस आ गया। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन हुआ था जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन का एडिशंस हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ऐसा बहुत जगह देखा गया, ऐसा एविडेंसेस हमारे पास बहुत से हैं। This led to propositions of genetic code that would direct the sequence of amino acid during synthesis of protein। और इससे ये अनुमान लगाया गया, इससे ये propositions दिया गया कि हो ना हो ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन जो डीएनए का कोडिंग है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, जो भी कोडिंग है ये जो है वो कोड करता है किसको, कि कौन सा एमिनो एसिड का सीक्वेंसेस कैसे लगेंगे, है ना। हालांकि कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी तक, हमें पता है इस दोनों के बीच में कंप्लीमेंट्रिटी नहीं है कि इसके साथ, है ना, कंप्लीमेंट्री में ये एमिनो एसिड ऐड होगा, ऐसा नहीं है। बट डीएनए का सीक्वेंसेस जो है वो डायरेक्ट करता है कि कौन सा एमिनो एसिड किस पैटर्न में होगा। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting. If determining the biochemical nature of genetic material and structure of DNA was very exciting, the propositions and deciphering of genetic code was most challenging। और इसके बारे में पता करना, है ना, कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर्स क्या है एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, है ना। मतलब कि जैसा हम लोगों ने देखा कि फ्रेडरिक मिस्चर्स ने न्यूक्लिक एसिड, है ना, एसिड का मतलब न्यूक्लिन नाम दिया था। उसके बाद डीएनए का
क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। तो ये सभी क्या है, वेरी एक्साइटिंग शो किया। मतलब द प्रोपोजिशन ऑफ डेसिफरिंग द जेनेटिक कोड वाज मोस्ट चैलेंजिंग। लेकिन जो जेनेटिक कोड है इसके बारे में डेसिफर करना, कि मतलब इसके बारे में जानना, ये सबसे ज़्यादा क्या हुआ, चैलेंजिंग हुआ, है ना। It is very true sense. In a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines. मतलब कि, है ना, सही सेंस में, है ना, इसे सही सेंस में ले कि इसे डेसिफर करने में, जेनेटिक कोड को डेसिफर करने में बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल के साइंटिस्ट का ज़रूरत पड़ा, है ना। जैसे कि फिजिसिस्ट हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट हो गए, बायोकेमिस्ट हो गए, जेनेटिसिस्ट हो गए, है ना। बहुत सारे डिसिपल के बहुत सारे साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़े। इट वाज ग्रीगर जॉर्ज गैमो, है ना, जो क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे। जॉर्ज गैमो क्या थे, फिजिसिस्ट थे। हु आर्ग्यू दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि यहाँ तो सिर्फ 4 बेसिस हैं, एंड इफ़ दे हैव कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, और उसे कोड करना पड़ेगा किसे, 20 अमीनो एसिड का, द कोड शुड कंस्टिट्यूट द कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस। तो कोड जो होगा 20 अमीनो एसिड का कोड, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशंस में होगा, है ना, क्योंकि 4 ही बेसिस हैं, ठीक है, 4 ही बेसिस है। अगर सिंगल सिंगल करके किसी एमिनो एसिड को कोड करेगा तो 4 ही एमिनो एसिड कोड हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने, जॉर्ज गैमो ने बोला कि इसका जो 20 अमीनो एसिड जो है, इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट कोड्स का डिफरेंट कोड जो है ना, वो इसे ला सकता है, ठीक। कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे बेस का, मतलब सिर्फ एक से नहीं होगा, 2 3 4, है ना, इससे होगा। लेकिन बाद में इसे पता करते हैं कि कैसे होगा, ठीक। He suggested that in order to code for all 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotide, है ना। जब उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का यूज़ किया, तो अगर दो दो के पेयर के भी, दो के पेयर से भी, दो के कॉम्बिनेशन से भी अमीनो एसिड बनाते थे, तो क्या हुआ कि 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक। और लेकिन जब हम लोगों ने 3 का पेयर, जब उन्होंने थ्री बेस के पेयर के साथ जब कंबाइन किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, 64 कोडोन का फॉर्मेशन हुआ, है ना, जिसके अंदर 20 अमीनो एसिड तो आराम से आ ही जाएंगे। ही कोड शुड बी द 3 अप टू द 3 न्यूक्लियोटाइड के होंगे, मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। दिस वाज ए वेरी बोल्ड प्रोपोजिशंस, ये बहुत बोल्ड प्रोपोजिशन हो सकता था, बिकॉज द permutation combination of 4 to the power 3 would generate 64 codons, generating many more codon than required। ये बहुत बड़ा ये क्या होता है, प्रोपोजिशंस हो सकते थे, क्योंकि जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया गया तो 4 टू दी पावर 3 पे लगाएगा, 4 टू पावर 3 यानी कि 64 कोडोन, 64 सेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हमें तो 20 सेट का ही चाहिए, ये जो था वो 20 सेट से बहुत ज़्यादा था। फिर भी इसे क्या किया गया, एक क्लेम किया गया, बोल्ड प्रोपोजिशन इसे माना गया। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वाज ए ट्रिपलेट वाज ए मोर डोनेटिंग टास्क, मतलब इस बात का प्रूफ देना कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट के रूप में है, मतलब 3 के पेयर में है, ये तो और भी खतरनाक डोनेटिंग टास्क, मतलब कि वेरी डिफिकल्ट टास्क था। द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना वाज, उसके बाद हरगोविंद, ये टास्क था उसे कंप्लीट किया गया। द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल in synthesizing RNA molecule with defined combinations of bases, होमोपोलीमर और कोपोलीमर्स। उसके बाद हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने क्या किया कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसेस, मतलब उन अपने डिफाइंड कॉम्बिनेशंस, वो जो कॉम्बिनेशन चाहते थे उस टाइप के कॉम्बिनेशंस का आरएनए का फॉर्मेशंस करना स्टार्ट हुआ, है ना। या तो होमोपोलीमर बना ले या फिर कोपोलीमर बना लो। उसके बाद आते हैं मार्सेल नीरेनबर्ग्स,
है ना, सेल फ्री सिस्टम और प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद आया सेल फ्री सिस्टम और प्रोटीन सिंथेसिस, मार्शल नीरेनबर्ग। सबसे पहले क्या आया, जॉर्ज गैम्यू। जॉर्ज गैम्यू ने क्या बोला कि ये जो है कोडोन वो ट्रिपल ट्रिपल बेस के पेयर में होंगे, तीन तीन के बेसिस से मिला के एक कोडोन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हर गोविंद खुराना ने क्या किया कि एमिनो एसिड उससे क्या किया, आरएनए का फॉर्मेशन किया, है ना, जिससे कि अपने हिसाब से वो आरएनए बना सकते थे। होमोपोलीमर जैसे कि एडेनिन 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 एडेनिन, है ना, ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, है ना, या फिर कोपोलीमर, या जैसा वो पॉलीमर चाहते थे उस टाइप का पॉलीमर वो बना सकते थे। उसके बाद उसके बाद उससे कौन सा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, है ना, यही तो हमें पता करना था कि उस एमिनो एसिड से उससे कौन सा एमिनो एसिड या कौन सा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए आए मार्शल नीरेनबर्ग। सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू डेसिफर्ड। और जब सेल फ्री सिस्टम आया कि सेल फ्री सिस्टम से मतलब कि सेल के अंदर क्या बन रहा है, किससे बन रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो तो इससे क्या हुआ कि जो हरगोविंद खुराना ने आरएनए बनाया था उससे सेल फ्री सिस्टम मतलब बिना सेल की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और फाइनली क्या हुआ, ये डेसिफर हुआ कि उससे कौन सा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, डेसिफर। उसके बाद आया सेवेरो ओकाहा। उसके बाद सेवेरो ओकाहा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सेवेरो ओकाहा एंजाइम जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in template independent manner, है ना, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। उसके बाद सेवेरो ओकाहा एंजाइम, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेवेरो ओकाहा एंजाइम, सेवेरो ओकाहा एंजाइम जिस जो क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए। वो भी क्या किया कि आरएनए को पॉलीमराइज करने में विथ डिफाइंड सीक्वेंसेस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, है ना, सेवेरो ओकाहा ने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं थी, बिना उसके, है ना, क्या हुआ, आरएनए का पॉलीमराइजेशन होना संभव हुआ। फाइनली ए चेकर्स बॉक्स बोर्ड ऑफ द जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड विद द गिवन 5.1। तो यहाँ पे चार साइंटिस्ट, है ना, चार साइंटिस्ट यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा किसके बारे में, जॉर्ज गैम्यू। जॉर्ज गैम्यू ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि कोडोन जो हो गया ट्रिपल के तीन 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 बेस पेयर के मिला के एक कोडोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। उसके बाद आए हर गोविंद खुराना जिन्होंने होमोपोलीमर या फिर कोपोलीमर का फॉर्मेशन किया, ठीक, लेकिन उन्होंने टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में किया था, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में नहीं किया। उसके बाद आए हरगोविंद खुराना के बाद आए मार्शल नीरेनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया कि प्रोटीन का सिंथेसिस किया, सेल विदाउट सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन का सिंथेसिस किया, और उससे डेसिफर हुआ कि कौन से एमिनो एसिड किससे बनेगा। उसके बाद आया सेवेरो ओकाहा एंजाइम। सेवेरो ओकाहा एंजाइम्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जो कि मदद कर रहा था आरएनए को पॉलीमराइज करने में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। उसके बाद टेम्पलेट की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद फाइनल चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक वाज प्रिपेयर्ड। यहाँ पे चेकर बोर्ड का दिया गया था, कोडन ऑफ वेरियस एमिनो एसिड यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इसमें कोडन जो है 64 कोडन तो यू 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 सी, है ना, फिनाइल को बताएगा, यहाँ पे सेरीन को बताएगा, है ना, ये सभी का इसमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे GGU GGC GGA GGG, ये ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करेगा। तो इन सभी का इसे चेकर बोर्ड का नाम दिया गया, और इससे पता चलता है कि कौन सा एमिनो एसिड किस कॉम्बिनेशन से बन सकता है। द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड वाज एज फॉलो। जो साइलेंट फीचर है जेनेटिक कोड का वो ऐसे है, द कोडोन इज ट्रिपलेट, है ना, इसे जॉर्ज गैम्यू ने बता दिया था, द कोडोन इज ट्रिपलेट, 61 कोड
कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड, है ना, जिसमें से 64 कोडोन का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 61 कोड जो है वो एमिनो एसिड को कोड करता है, एंड 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड, और 3 कोडोन जो है वो किसी भी प्रकार के एनी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडोन, और वो काम करता है किसके तरह, स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हेंस कोड इज डिजेनरेट। मतलब ये बोला जा रहा है कि कुछ एमिनो एसिड जो है वो बहुत सारे कोडोन से मिलके बनता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के देखते हैं, GGU एक कोडोन है, GGC भी एक कोडोन है, GGA भी कोडोन है, और GGG भी कोडोन है। ये चारों कोडोन जो है वो क्या करता है, एक ही काम करता है, ग्लाइकोस ये GLY ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करता है ना। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कोडोन जो है वो सेम ही फंक्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि ये जो है क्या करता है कि डीजेनरेट है। और फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि 61 कोडोन जो है वो तो कोड कर रहा है किसके लिए, एमिनो एसिड के लिए। बाकी जो 3 बच गए वो क्या करते हैं, वो करते हैं स्टॉप कोडन की तरह, जिसमें UAA, UAG एंड UGA है ना। इसको याद करने के लिए उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है। तो 3 कोडोन जो है उसे स्टॉप कोडन की तरह काम करते हैं, और बाकी 61 कोडोन जो है एमिनो एसिड बनाते हैं। और बहुत सारे मतलब एक एमिनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। इसे डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड बोला गया। द कोडोन इज read in mRNA in contiguous fashions, there are no punctuations। और जो भी कोडोन है ना उसे लगातार पढ़ना है, बीच में कोमा फुल स्टॉप है ना, रुकना उकना का किसी भी तरीका का जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूअस फैशन में लगातार उसे पढ़ते जाइए। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, है ना। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि अगर कोई कोड है ना किसी एक एमिनो एसिड को कंसीडर कर रहा है तो वो नियरली यूनिवर्सल है, मतलब सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में वह कोड जो है वो सेम एमिनो एसिड को शो करेगा। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, UUU कोड फॉर फिनाइल एलानिन। UUU जो होता है बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक, है ना, UUU जो होता है वो कोड करता है फिनाइल एलानिन को। Some exceptions of these rules have been found in mitochondrial colonies। इसमें से कुछ एक्सेप्शन जो है देखा गया है ना। Some exception of these rules have been found in mitochondrial mitochondrial codons and some protozoans। मतलब इसमें से कुछ जो नियम, कुछ जो है इस यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को जो है वो शो नहीं करता है। वो किस में शो नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन में या फिर प्रोटोजोअन के कोडोन्स में जो होता है ना, किसी अलग तरह के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर देता है ना, सेम नहीं करता है। तो इसीलिए इसके बारे में बोला गया द कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल। अदरवाइज इसे कंप्लीटली यूनिवर्सल ही बोलते या डायरेक्ट यूनिवर्सल बोलते, यहाँ पे नियरली यूनिवर्सल बोला गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं AUG हैज डुअल फंक्शंस। AUG जो क्या है, स्टार्ट कोडोन है। AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन है ना। इट्स कोड फॉर मिथ्योनिन, ये क्या करता है, मिथ्योनिन कोड करता है। और इट एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, और ये इनिशिएटर कोडोन यानी कि स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है, और मिथ्योनिन की तरह भी। और कोड फॉर एमिनो एसिड मिथ्योनिन, ये मिथ्योनिन एमिनो एसिड कोड करेगा और स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है। वेयर एज UAA, UAG, UGA आर स्टॉप और टर्मिनेटर कोडोन, इसे स्टॉप या टर्मिनेटर कोडोन बोलते हैं। If the following the sequences of nucleotide in mRNA predict the sequence of amino acid code for the चेकर बोर्ड से मदद से आप
तीन तीन का कोडोन का फॉर्मेशन करिए। AUG स्टार्ट कोडोन है, मिथ्योनिन करेगा। ये यू जो है वो क्या है, फिनाइल एलानिन का, फिनाइल एलानिन, उसके बाद फिनाइल एलानिन बनाएगा। ऐसे करके चेकर बोर्ड से आप चेक करें और इसे बनाएं। नाउ ट्राई टू अपोजिट फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड mRNA प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड। इससे करना है। डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज? यहाँ पर डिफिकल्टीज तो होगा, क्योंकि एक एमिनो एसिड के लिए बहुत सारे क्या है, कोडोन अवेलेबल है। तो वो डिजेनरेसी का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जेनेटिक कोड खत्म होता है। 4 साइंटिस्ट का हम लोगों ने इस पे कंट्रीब्यूशन देखा। अलग अलग फील्ड से साइंटिस्ट लोग आए थे। कुछ फिजिसिस्ट थे, कुछ जेनेसिस्ट थे, है ना, केमिस्ट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, तो अलग अलग थे। अब हम लोग बात करेंगे म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड के बारे में। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज, बाय द म्यूटेशन स्टडी। मतलब जीन और DNA में क्या किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें म्यूटेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर म्यूटेशन को अगर समझेंगे, म्यूटेशन देखेंगे, तो हमें लगेगा कि DNA और जीन में कुछ ना कुछ तो कम्बिनेशंस है। यू हैव स्टडी अबाउट म्यूटेशंस एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। हम लोगों ने चैप्टर 4 में अभी हमने देखा कि म्यूटेशन के वजह से सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ देख रखा है। इफेक्ट ऑफ लार्ज deletion and rearrangement in a segment DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of gene and so a functions। और इसमें क्या होता है कि किसी जीन का लॉस हो जाना या कोई जीन का गेन हो जाना, ये भी हो सकता है, और उसका फंक्शंस भी क्या हो सकते हैं, लॉस और गेन हो सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन एट द बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन द चेंज इन एमिनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। इट रिजल्ट इन द डिजीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस दैट insert or delete a base in the structural genes can better understood by following simple example. Consider the statement that made the following words is the have the 3 lacks the genetic code, है ना। अभी जो 3 लेटर है उसको जेनेटिक कोड की तरह यूज करें। राम हैज रेड कैप। इफ यू इंसर्ट ए लेटर बी बिटवीन द हैज एंड रेड, हैज एंड रेड के बीच में द अरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट वुड बी द राम हैज ब्री DCAP, क्योंकि 3 का कोडन तो हमेशा मेंटेन ही करना पड़ेगा। इसमें एक बी जो है वो इंसर्ट हो गया। सिमिलरली इफ वी इंसर्ट 2 लेटर्स एट द सेम प्लेस, यहाँ पर 2 लेटर सेम करते BI, नाउ वी रीड राम हैज बीर EDC एंड AP, तो 2 लेटर ऐड करने से भी क्या हुआ, डिस्टर्बेंसेस आया। नाउ इंसर्ट द 3rd लेटर से बिग स्टेटमेंट राम हैज बिग रेड कैप, तो द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द RED, उसे RED को एंड 1 बाय रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट मेक द ट्रिपल वर्ड। The conclusions from the above exercise is the very obvious. Insertion or deletion of 1 or 2 base changes the reading frame. 1 और 2 बेस जब हम लोग ऐड करते हैं तो उससे रीडिंग फ्रेम पे क्या होता है, चेंजेज आ जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, जहाँ पे इंसर्शन हुआ या डिलीशन हुआ वहाँ से क्या हो गया, रीड करना जो होता है ना, कोडन को रीड करना, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। हाउएवर सच म्यूटेशंस आर रेफर टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन, और इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड डिलीशन म्यूटेशन, क्योंकि पढ़ने का फ्रेम जो है ना वो चेंज हो रहा है, या फिर डिलीशन म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेस insert or delete in 1 or multiple codon, hence 1 or multiple amino acid and reading frame remain unaltered from this point from that point onward। मतलब बोल रहा है जब 1 या 2 एमिनो एसिड, जब 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड अगर इंसर्ट कर देते हैं तो उससे रीडिंग फ्रेम जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन 3 या उसके मल्टीपल में अगर कोई इंसर्ट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और उस पॉइंट के बाद जहाँ पे ऐड किए उसके बाद जो है वो रिमेन अनअल्टर्ड रहेंगे। तो
यहाँ पे हमारा सा म्यूटेशंस का थोड़ा सा फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशंस के बारे में हमें बताना था। तो ये ख़त्म होता है और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके।